नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जो अपने साथ सैकड़ों सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासतों और धरोहरों को समेटे हुए हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इस समय मध्य प्रदेश की 3 हेरिटेज साइट्स हैं और अब भोपाल में यूनेस्को की सब रीजनल कॉन्फ्रेंस के बीच केंद्र को मध्य प्रदेश से यूनेस्को लिस्ट के लिए 5 नामों का प्रस्ताव भेजा है, जिसमें इंदौर के गेर और गोंड पेंटिंग भी शामिल है। आज चर्चा इसी मसले पर करेंगे कि यूनेस्को की लिस्ट में एमपी से जुड़ेंगे क्या और नाम, यूनेस्को के जरिए ब्रांड एमपी को एक नई पहचान मिलेगी, और सवाल यह भी कि मध्य प्रदेश में धरोहरों की लंबी सूची फिर भी यूनेस्को की लिस्ट में केवल 3 नाम क्यों हैं। इन तमाम सवालों पर आज होगी चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में धरोहरों की लंबी सूची है। एक से बढ़कर एक हेरिटेज साइट्स मध्य प्रदेश में हैं। यही वजह है कि हर साल यहाँ लाखों टूरिस्ट आते हैं। बहरहाल भोपाल में यूनेस्को की सब रीजनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें दुनिया भर के देशों के प्रतिनिधि पहुंचे हैं। इस बीच केंद्रीय संस्कृति विभाग को यूनेस्को लिस्ट के लिए मध्य प्रदेश से 5 प्रस्ताव भेजे गए हैं, जिसमें नर्मदा परिक्रमा शामिल है, जो कि अमरकंटक से गुजरात के भरूच और फिर वापस अमरकंटक तक 2600 किलोमीटर की यात्रा है। नर्मदा की पैदल परिक्रमा करने में लगभग 3 से 4 महीने लगते हैं। इसके अलावा लिस्ट में इंदौर का गेर उत्सव भी है। गेर के आयोजन में लाखों लोग राजबाड़ा पर इकट्ठे होते हैं। होली के बाद होने वाले इस आयोजन को देखने देश विदेश से लोग पहुंचते हैं। लिस्ट में तीसरा नाम मैहर के बैंड का है। मैहर बैंड की स्थापना राजा बृजनाथ सिंह के आदेश पर 1917 में हुई थी। इसमें शामिल अनाथ बच्चों को उस्ताद अलाउद्दीन खां रोज 4 घंटे बैंड सिखाते थे। 1955 में यहाँ संगीत का एक कॉलेज खोलकर बैंड को उससे जोड़ दिया गया। लिस्ट में चौथा नाम गोंड पेंटिंग का है। गोंड पेंटिंग भगवान प्रकृति का प्रतिनिधित्व करने वाली हस्त मुद्रित अनूठी शैली है। गोंड जनजातियों की ये कला आज भी उनके घरों की दीवारों और फर्श पर दिखती है। लिस्ट में 5वां नंबर है आदिवासी गीतों का। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध आदिवासी लोक गीतों के लिए भी प्रस्ताव तैयार किया गया है। हालांकि ये प्रस्ताव अभी केंद्र को भेजा गया है। ऐसे कई प्रस्ताव अन्य राज्यों से भी केंद्र के पास आते हैं, जिसके बाद उन्हें शॉर्टलिस्ट कर उस सूची को आगे यूनेस्को को भेजा जाता है। बहरहाल इस समय बात करें तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में मध्य प्रदेश से खजुराहो के मंदिर हैं। छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ था। खजुराहो मंदिर को 1986 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। यूनेस्को लिस्ट में तीसरा नाम भीमबटेका का है। ये रायसेन जिले में स्थित एक पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है। शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध भीमबटेका को 2003 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। लिस्ट में तीसरा नाम सांची स्तूप का है। इस बौद्ध स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। रायसेन में स्थित सांची स्तूप को 1989 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। इसके अलावा विश्व धरोहर शहर में ग्वालियर और ओरछा यूनेस्को की लिस्ट में है। 2020 में यूनेस्को के अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत ये शहर इसमें शामिल हुए थे। हालांकि ये भी गौर करने वाली बात है कि मध्य प्रदेश में सैकड़ों धरोहर है, लेकिन यूनेस्को की विश्व धरोहर की लिस्ट में एमपी से सिर्फ 3 हेरिटेज साइट्स हैं। बहरहाल अब जो प्रस्ताव भेजे गए हैं वो अगर स्वीकृत हो गए और उन्हें यूनेस्को की लिस्ट में जगह मिल गई तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के पर्यटन पर भी इसका बड़ा और गहरा प्रभाव पड़ेगा। टीम न्यूज स्टेट। और 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। रास बिहारी जी हैं, लेखक हैं। इसके अलावा विनोद गोटिया जी हैं, अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। विनोद जी, कितनी उम्मीद कर रहे हैं? एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को गया है, 5 जगहों को इसमें रखा गया है कि भाई यूनेस्को की ये हेरिटेज साइट में इनको भी शामिल कर लिया जाए। क्या उम्मीद कर रहे हैं सर? देखिए, आज मध्य प्रदेश में सब रीजनल कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है। मैंने सुबह इसका भोपाल में उद्घाटन किया है, जिसमें यूनेस्को के अधिकारी हैं और लगभग जो हमारे 6 देश इसमें आते हैं। नेपाल है, भूटान है, इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है, भारत है। ये सब मिला के ये लोग 2 दिन तक इस पर विचार विमर्श करने वाले हैं। इसमें मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारी भी हैं, इसमें यूनेस्को के अधिकारी भी हैं और भारत सरकार के अधिकारी भी इसमें हिस्सेदारी कर रहे हैं। हमने पहले भी कुछ प्रस्ताव भेजे हैं और इस बार भी ये तय किया है कि ये 5 प्रस्ताव जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं,
ये यूनेस्को की धरोहर में हम सूची में शामिल करने के लिए इनको भेज रहे हैं, पर उनके अपने मापदंड होते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि यूनेस्को 50 वर्षों से इन सब चीजों की चिंता, विश्व की जो धरोहर है उनकी चिंता कर रहा है, रख रखाव की चिंता कर रहा है और अगले 50 वर्ष की प्लानिंग कर रहा है। पर हमारी तो आप जानते हैं कि सनातन पुरातन जो व्यवस्था है, इसमें हमने हजारों साल से बिना किसी उसके अपनी परंपरा के माध्यम से उनको संरक्षित रखने का काम किया है और आज तक यहाँ बचा के लेके आए हैं। उनको बनाना, उनको संरक्षित करना और उनका आगे विस्तार करना, ये हमारी संस्कृति की विशेषता रही है। पर अगर ये चीजें नर्मदा परिक्रमा को जोड़ते हैं तो आप देखिए कि ये धार्मिक दृष्टि से तो नर्मदा जी का अपना महत्व है, लोग परिक्रमा करते हैं, पर जो स्कॉलर्स हैं उनके लिए एक ये अन्वेषण की नदी है और इसलिए इसके ऊपर अध्ययन करने वाले ऋषि मुनि संत महात्मा जो कभी अध्यात्म को खोजने का काम करते रहे हैं या उसके रहस्य को खोजने का, जीवन के रहस्य को खोजने और सुलझाने का काम करते रहे, तो इस दिशा में नर्मदा जी का अपना एक बड़ा महत्व है। और गुजरात और मध्य प्रदेश के लिए आज के संदर्भ में कहें, ये हमारे लिए लाइफ लाइन है। तो कुल मिला के अगर नर्मदा जी को उसमें जोड़ा जाता है, विश्व के मानचित्र पर अगर ये आ जाता है, तो हमारे यहाँ स्वाभाविक तौर पर पर्यटक बढ़ेंगे। फिर जो दूसरे विषय हैं, चाहे वो अपना मैहर का बैंड हो या आदिवासी पेंटिंग, गोंड पेंटिंग हो, ये सारी चीजों के माध्यम से मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट बहुत ऐसे प्रयास कर रहा है कि मध्य प्रदेश में पर्यटन बढ़े, पर्यटन के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़े और उस दिशा में ये भी एक कदम है जो आज हमारे अधिकारियों ने तय किया है। ये प्रस्ताव हम केंद्र सरकार को भेजेंगे। आज केंद्र सरकार के सेक्रेटरी भी वहाँ हमारे यहाँ अनीश जी बैठे हुए थे, तो सारे लोग बैठे हुए हैं, विचार बहुत उम्मीदें इससे हैं सर। मैं आ रहा हूं आपके पास। रास बिहारी जी से एक जवाब ले लेता हूं, उसके बाद मैं लौट रहा हूं आपके पास। रास बिहारी जी, अब बहुत तेजी से जमाना बदल रहा है और उस भागदौड़ वाली जिंदगी में अपने कल्चर को संजो कर रखना, उससे लोगों को जोड़ना, क्या इसमें हम कामयाब होते हुए दिखे हैं जो प्रैक्टिसेस अभी तक हुई हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश जिसका अपना इतना बड़ा इतिहास है, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ जिस तरह की हैं, तमाम स्ट्रक्चर्स यहाँ पर हैं, तमाम सांस्कृतिक चीज़ें यहाँ पर हैं, लेकिन उसके बावजूद केवल 3 हेरिटेज साइट अब तक हम जुड़वा पाए। और यूनेस्को से जुड़ना ये कितनी बड़ी बात है? क्या इससे वाकई में एक तस्वीर बदल जाती है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि पिछले कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश के पर्यटन को विश्व के मानचित्र पे लाने का काम हुआ है, बड़े स्तर पर हुआ है और उसका लाभ भी मिला है। सबसे बड़ी बात तो यह कि मध्य प्रदेश में आज से 20-25 साल पहले जहां पर्यटकों के लिए, खासतौर पे जो विदेशी पर्यटक आते थे, उनके लिए जो सुख सुविधाएं नहीं थी उसको पूरा किया गया है। और जैसे मैं कह रहा था, विश्व के मानचित्र पर मध्य प्रदेश की विरासत, धरोहर, पर्यटक स्थल, धार्मिक स्थल, वो एक नई पहचान के साथ पूरे विश्व में उनका नाम पहुंचा है और इस कारण देश विदेश के पर्यटक भी बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में अब आने लगे हैं। और क्योंकि जहां पहले केवल एक मध्य प्रदेश की पहचान केवल एक खजुराहो को लेके थी, लेकिन जब से यूनेस्को की सूची में सांची का स्तूप, ओरछा का मंदिर, भीमबेटका, ग्वालियर का किला आए हैं, तो एक नई पहचान उनको मिली है, विश्व में मिली है। दर्शक भी आकर्षित होकर आते हैं। अब आने वाले जो दर्शक हैं, अगर उनको अच्छी सुख सुविधाएं मिले, अच्छा वातावरण मिले, उनको दलालों से दूर रहे, तो अगर इस सब पे सरकार ने अच्छा काम करके वो दिखाया है, सरकार इसमें सफल भी रही है। और खास तौर पे जैसे हम बात करें कि अभी जो नई 5 धरोहर को यूनेस्को सूची में शामिल करने के प्रयास हो रहे हैं जी। अभी हाल फिलहाल में अगर आपने देखा होगा, पिछले वर्ष जो पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा है उसको भी यूनेस्को में सूची में दर्ज किया गया है। तो उससे बंगाल सरकार ने भी, मतलब राजनीतिक तौर पे भी एक उसको अपनी उपलब्धियों में जो जोड़ने की कोशिश की, उसका राजनीतिक लाभ भी उठा। तो इसी तरह मध्य प्रदेश में जो सरकार है, जो भी यूनेस्को सूची में आया है, एक मान सम्मान तो मिलता ही है। सबसे बड़ी बात है कि उसको बड़ी संख्या में पर्यटक मिलते हैं। जब पर्यटक मिलते हैं तो
निवेश आता है। अभी अभी जैसे इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, उसमें देश विदेश के लोग आए और जो मेजबानी इंदौर के लोगों ने की उससे बड़े खुश होके गए। तो पूरे देश में इंदौर, पूरे विश्व में इंदौर की मेजबानी, इंदौर का जो आतिथ्य है उसके बड़े बड़े प्रचार हुआ उसका। तो इसी तरह जब ये आएंगे तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश को इसका बड़ा लाभ होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जब पर्यटक जुड़ते हैं तो रोजगार के नए नए साधन भी उपलब्ध होते हैं और बहुत सारे परिवार केवल रोजगार के साधन से देखिए, बहुत सारा परिवार होता है, होटल है, टैक्सी है, गाइड है और भी जो अन्य तरीके हैं, कुछ सामान बेचने वाले हैं। अगर इस तरह से गोल्ड पेंटिंग को सूची में जगह मिलती है या मेयर बैंड को सूची में जगह मिलती है तो उसकी उपलब्धि ये भी होगी कि उसको देश विदेश से उनको खरीदार मिलेंगे या मेयर बैंड के लोग उसको विभिन्न कार्यक्रम में बुलाने लगेंगे। तो इन सब का फायदा इसमें होता है और एक बड़ा प्रभाव इसका आने वाले दिनों में पड़ता भी है। ठीक, विनोद गोटिया जी, एक सवाल है कि अभी चलिए यूनेस्को में जब शामिल होंगे तब तो देखा जाएगा, लेकिन उससे पहले ये लोगों तक पहुंचे चीज़ें, मध्य प्रदेश कम से कम देश के लोग आए इन चीज़ों को देखने के लिए, इनके इर्द गिर्द कुछ जो साइट्स का नाम सामने आ रहे हैं इनको हम उस तरीके से प्रचारित करें, इसके लिए फिलहाल क्या कोशिशें हो रही हैं सर, ताकि देश के अंदर तो हम एक जागरूकता पैदा कर सकें, मध्य प्रदेश की एक छवि रख सकें? पर्यटन विभाग जो है एक साथ कई फ्रंट पे काम कर रहा है। जैसे हमने जो लाडपुरा एक गांव था जिसपे हमने होम स्टे का शुरुआत की थी और यूनेस्को ने उसको स्वीकार किया, सराहा और उसके बाद अभी हमने तय किया है कि प्रदेश के लगभग 100 गांव में होम स्टे की प्रक्रिया शुरू हो गई है, चालू हो गए हैं, लोग रहने लगे हैं। और मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि हम 5 स्टार के कल्चर से निकाल के 5 संस्कार के कल्चर में ले जा रहे हैं लोगों को। तो मध्य प्रदेश में पर्यटकों को अच्छा पर्यटन मिले, सस्ता पर्यटन मिले और जो ग्रामीण जहां है उसके पास वही पर्यटक पहुंचे ताकि उसकी लोक संस्कृति, लोक कला, लोक खान पान, इन सारी चीजों के बारे में पर्यटक को जानकारी मिले और सहजता के साथ हमारे ग्रामीण परिवेश के लोगों को रोजगार भी मिल सके। और इसलिए रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के अंतर्गत हमने ये भी तय किया है कि हम लोगों को उन स्थानों पे चिन्हित करके विशेष रूप से कि जहां पर्यटक जाते हैं तो उनकी सुरक्षा की दृष्टि से जो हो सकता है, इवन सोलो वुमेन जो जाती है, अकेली वुमेन पर्यटक भी कहीं जाती है तो मध्य प्रदेश में उसको किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, इस बात की हम ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, लोगों को ट्रेन भी कर रहे हैं, जो हमारे उसके स्टेक होल्डर हैं उनको उसके संदर्भ में समझा भी रहे हैं। और ऐसे कई तरह के प्रकल्प एक साथ टूरिज्म को मध्य प्रदेश में बढ़ाने के लिए पर्यटन मंत्रालय कर रहा है, हमारा कॉर्पोरेशन कर रहा है, बोर्ड कर रहा है। एक चीज और विनोद जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि टूरिज्म के भी कई आयाम हैं। एक तरफ हम कूनों में चीते लाते हैं, उससे एक पहचान बनती है, टाइगर स्टेट की एक मध्य प्रदेश की पहचान है, कई फिल्म्स की शूटिंग भी यहाँ पर हो रही है, तो उसे भी एक पर्यटन के लिहाज से जोड़कर देखा जाता है कि लोग यहाँ पर आएँ। इस बीच जो हमारी संस्कृति है उसको लेकर एक रुचि लोगों के भीतर आए, उससे लोग जाने, आदिवासियों को जाने, वहाँ के खाने, वहाँ के कल्चर को जाने, इसको क्या आप कनेक्ट कर पाएंगे आज के युवा से खासकर? वो इसलिए मैंने कहा कि 5 स्टार से निकाल के 5 संस्कार की तरफ ले जा रहे हैं, कनेक्ट करने के लिए। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि कोई व्यक्ति ये जानता ही नहीं है कि गेहूं की खेती कैसे होती है, तो वो जब गांव में जाएगा तो वो उसको देखेगा तो उसको समझ में आएगा कि किसान कितनी मेहनत करता है। ये भी पर्यटन का साधन बन सकता है। आजकल एग्री टूरिज्म की भी बात हो रही है, एग्रीकल्चर टूरिज्म की भी बात हो रही है। ऑर्चिड देखने लोग जा रहे हैं, बगीचों में जा रहे हैं और देख रहे हैं, उसका अनुभव कर रहे हैं कि कितनी मेहनत के साथ ये चीजें होती हैं। इसलिए यूथ तो कनेक्ट होगा, पूरी दुनिया के लोग भी मध्य प्रदेश की संस्कृति के साथ कनेक्ट होंगे और उसका जो लाभ है वो मध्य प्रदेश की पर्यटन इंडस्ट्री को मिलेगा।
ठीक, प्रोफेसर कुमार रत्नम जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इतिहासकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। और सर मेरा सवाल यही है आपसे कि मध्य प्रदेश की कुछ साइट्स को, मध्य प्रदेश की कुछ चीज़ों को यूनेस्को में लाने की कोशिश की जा रही है, केंद्र को एक प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन जो असीम संभावनाएं पर्यटन को लेकर मध्य प्रदेश में हैं, क्या अब तक उनको पूरा एक्सप्लोर किया गया है? क्या कमी पेशी आप देखते हैं इन चीज़ों को लेकर? देखिए कि इसमें इग्नोर करने जैसी बात नहीं है। लगातार विगत वर्षों में हमारी संस्कृति और विशेष रूप से जो जबलपुर हमारी सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी जानी जाती है, उसको लेकर राज्य शासन निरंतर पर्यटन के विकास के लिए कार्य कर रहा है। और उसी के परिणाम के रूप में हम देखते हैं कि आज जो मध्य प्रदेश का पर्यटन है वो ग्राफ काफी तेजी से बढ़ा है। और जहाँ तक आपने जो साइट्स की चर्चा की है, इट वाज वेरी एसेंशियल, यू कैन से दैट इट इज लेट। हाँ, हो सकता है कि ये शायद कुछ विलंब से विषय आया है, लेकिन ये हमारी जो पांचों ही विषय है, चाहे वो आदिवासी गीत का विषय हो, गौड़ चित्रांकन परंपरा का विषय हो, और इंदौर में रंग पंचमी का गैर उत्सव हो, और इसके अलावा जो मेहर का 100 साल पुराना बैंड, ये सब हमारे कल्चरल एक हेरिटेज है। और ये यहाँ क्षेत्र में मध्य प्रदेश में और सीमावर्ती इलाकों में तो लोग अच्छे से परिचित हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पहचान मिलना चाहिए हमारी संस्कृति को, तो उस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि शायद ये बहुत ही अनूठा और स्वागत योग्य विषय है जो यूनेस्को में पहुंचा है हमारे मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से। मैं तो समझता हूं कि शायद हमारी आदिवासी संस्कृति के लोक गीत और चित्रांकन परंपरा भारत में निश्चित रूप से अगर हम देखें तो अति प्राचीन काल से हमें चित्रांकन परंपरा मिलती है, जिसमें से कि मध्य प्रदेश में विशेष रूप से भेड़ाघाट की घाटियों में जो ऐतिहासिक काल का चित्रांकन हमको मिलता है। इन सारी चीजों को आज अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक जब हम भारत के ओजस्वी प्रधानमंत्री ये ग्लोबल सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं नई शिक्षा नीति के माध्यम से, तो ग्लोबल सिटीजन के साथ साथ हमें ग्लोबल हेरिटेज, ग्लोबल पर्सपेक्टिव में हमें अपनी, इट इज एन एज ऑफ द मार्केटिंग until unless we want produce the product of the tourist product, जब तक हम इन पर्यटन उत्पादकों को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान नहीं दिला पाएंगे तो शायद हम कहीं ना कहीं पिछड़ेंगे। तो आज जो ये विषय आया है ये निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, और ये यदि हमारे पांचों विषय यूनेस्को जोड़ लेता है तो निश्चित रूप से हमारी जो आदिवासी, वनवासी, गिरिवासी की जो सांस्कृतिक परंपरा है उसको भी एक बहुत बड़ा बल मिलेगा, और पर्यटन को तो एक निश्चित रूप से एक नई दृष्टि मिलेगी। और ये पांचों ही विषय एक पर्यटन उत्पाद के रूप में, जिसको टूरिस्ट प्रोडक्ट कहते हैं, निश्चित रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सामने आ सकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। रास बिहारी जी, एक शिकायत अक्सर हम देखते हैं कि राज्यों की रहती है कि हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमारी तो कमाई नहीं होती, कैसे खर्च करें, हम तो केंद्र पर डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा हैं और कुछ ही जरिए हैं कमाई करने के। लेकिन इस बीच एक ऐसा आयाम है शायद टूरिज्म का जिस पर शायद सरकारें उस तरीके से ध्यान नहीं देती, और क्या ये एक टूल बन सकता है किसी भी राज्य सरकार को सशक्त करने का? क्या इतना बड़ा माध्यम ये बन सकता है? क्योंकि जीएसटी आने के बाद ये कहती है सरकारें की डिपेंडेंसी केंद्र पर बहुत बढ़ गई है, हमारा अपना टैक्स बहुत कम हो गया है। देखिए, पर्यटन तो किसी भी प्रदेश में हो, खासतौर पे अगर जैसे हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा में मध्य प्रदेश की तरह या राजस्थान की तरह या उत्तर प्रदेश की तरह बहुत ज्यादा धरोहर या विरासत नहीं है। वहां पर एक कुरुक्षेत्र है जहाँ पर सूर्य ग्रहण पर मेला लगता है जी, लेकिन हरियाणा ने अपने जन्म के साथ ही टूरिज्म में, पर्यटन में एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने नए नए पर्यटन स्थल बनाए, रेस्टोरेंट तो खोले, कुछ जहां भी उनको झील मिली वहां उन्होंने, कुछ जहां भी पूरे हरियाणा में जहां भी उनको छोटी छोटी झील मिली वहां उन्होंने पर्यटन स्थल बना के, और एक समय खास तौर पे जैसे बात करें हम 30-35 साल पहले, तो हरियाणा को टूरिज्म में नंबर 1 माना जाता था।
लेकिन अब कुछ कारणों से वो वहां पर भी गिरावट आई है और अन्य राज्यों में पर्यटन की बहुत बेहतर स्थिति हुई है, खासतौर पे मध्य प्रदेश में। अगर मध्य प्रदेश में देखें तो पर्यटन के क्षेत्र में बहुत अच्छी उन्नति मध्य प्रदेश ने की है। अब बड़ी संख्या में पर्यटक आने लगे हैं, देश विदेश में चर्चा भी होती है, भारतीय मीडिया में भी लगातार चर्चा होती है और खास तौर के मध्य प्रदेश के जो मेले हैं, जैसे हम इंदौर के रंग पंचमी की बात करें, महाकाल के मंदिर के हम पर्व की बात करें या आदिवासियों के बात करें, भीलों के जो आदिवासी भील है उनके हम जो खेल हैं उनकी बात करें तो चर्चा में आई है। और सरकार ने जब से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, निश्चित तौर पे अच्छे विज्ञापन के माध्यम से बड़े रोचक विज्ञापन पर्यटन विभाग की तरफ से आए हैं, लोगों का ध्यान भी खींचा है। सरकार सभी तरह की कोशिश कर रही है कि अभी जैसे आपने कहा चीतों की बात की, भाई चीते भी लाए गए हैं और जैसे अभी विनोद जी कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर टूरिज्म की भी बात हो रही है। तो निश्चित रूप से जहां पर कि अगर हम अपनी धरोहर और विरासत को देश विदेश में पहचान दिलाने में अगर सफल होते हैं तो पर्यटन के साथ साथ रोजगार के भी बड़े अवसर और आगे हमको मिलते हैं। तो इसमें निश्चित रूप से जो भी कर है, जो भी राजस्व इकट्ठा होगा उसमें पर्यटन की एक बड़ी भूमिका होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह का पर्यटन है, तीर्थाटन है, वो अलग तरह का है। अब जैसे अगर उत्तराखंड की बात करें या हिमाचल की बात करें तो वहाँ इतनी बड़ी संख्या में भीड़ भाड़ होती है कि उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश में जैसे महाकाल का नया रूप हुआ है तो अब कितनी भीड़ आई सबको संभाला जाता है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं और अगर ये पांच अभी बिल्कुल अगर ये हो जाते हैं तो और कामयाबी मिल सकती है। विनोद गोटिया जी, हरियाणा का उदाहरण दिया सर ने, अभी एक और उदाहरण अभी हमने हाल में देखा उड़ीसा का, जिसने हॉकी टीम को प्रमोट इस तरीके से किया कि वो खुद उसके मेन स्पॉन्सर भी थे एक तरीके से, और विश्व पटल पर उड़ीसा का नाम गया खेल के जरिए। वहां पर लोग आए भी, वर्ल्ड कप भी आयोजित किया। क्या इस तरह का भी कोई अभी ब्रांडिंग मध्य प्रदेश की हो, इस तरह का भी कोई आइडिया लेकर सरकार चल रही है कि स्पोर्ट्स के जरिए भी हम अपने प्रदेश की ब्रांडिंग कर सकते हैं? मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूँ। एक तो जब मैं अभी WTM लंदन में गया था जी, तो देश में केरल के बाद अगर सम्मान के साथ किसी का पर्यटन के क्षेत्र में नाम लिया जाता है तो मध्य प्रदेश का नाम लिया जाता है। मध्य प्रदेश की पर्यटन इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। जब आप इसकी तुलना हिमाचल से करते हैं या उत्तराखंड से करते हैं तो वहाँ सीजनल टूरिज्म है और वो छोटी जगह है, इसलिए क्राउड बहुत दिखता है हमको कि कोई शिमला, कुफरी, चैल या कुल्लू, मनाली, बस इन्हीं जगहों पर इतने लोग पहुंच जाते हैं कि लगता है कि पूरी दुनिया वहां इकट्ठी हो गई है। मध्य प्रदेश इतना विस्तारित प्रदेश है, हमारी इंडस्ट्री बड़ी है, हम टाइगर स्टेट है, हम चीता स्टेट है, हम लेपर्ड स्टेट है, हम घड़ियाल के स्टेट हैं। हमारी जो वाइल्ड लाइफ की टूरिज्म है, हमारा जो सर्किट है वो बहुत समृद्ध है और इसलिए मध्य प्रदेश उसको बचाने में और उसको बढ़ाने में दोनों दिशाओं में काम कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रतिवर्ष, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं जी, मैं जब चेयरमैन बना था तो हमारे जो सिर्फ होटल्स हैं उनका 100 करोड़ का टर्नओवर साल भर का था और मैंने टारगेट दिया कि हमको 200 करोड़ तक जाना है, जस्ट डबल का। और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि इस बार वो 225 करोड़ के आसपास तक गया है। तो एक वर्ष में 100% की सीधी वृद्धि, उससे ज्यादा की वृद्धि। तो अगर टूरिस्ट नहीं आ रहा होता तो वृद्धि नहीं होती। तो इंडस्ट्री को लाभ हो रहा है। आज महाकाल में देख लीजिए, आप फोन करिए किसी होटल में, आपको जगह नहीं मिलेगी। बिल्कुल। चलिए मैं एक आखिरी कमेंट ले लेता हूं सर, मेरे पास समय थोड़ा सा कम रहेगा। रत्नम जी से एक आखिरी कमेंट। रत्नम जी, ब्रांडिंग कितनी मैटर करती है और ये जो सारी चीजें अभी बताई कि वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र में हम अच्छा कर रहे हैं, ये सब कितना मैटर करता है टूरिस्ट को अपनी तरफ खींचने में, और इसमें और क्या कुछ किया जा सकता है? सर संक्षेप में जवाब दीजिएगा, समय कम है। जी, मैं बिल्कुल, आपने सही कहा, आपने शायद ध्यान दिया और मैंने बड़ा स्टार्टिंग में ही कहा था, इट इज एन मार्केटिंग एज। और मार्केटिंग की जो आत्मा होती है ब्रांडिंग पर होती है। तो ब्रांडिंग निश्चित रूप से, और हमारे मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री और संस्कृति मंत्री
लगातार, और पर्यटन मंत्री, चूंकि इसीलिए हमारे यहाँ पर्यटन और संस्कृति मंत्री एक है, क्योंकि हमारे जो कल्चरल प्रोडक्ट है, कल्चरल टूरिस्ट प्रोडक्ट है, उनकी ब्रांडिंग इस प्रकार ठीक है सर, माफी के साथ रोक रहा हूं क्योंकि समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।